एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आ गए हम अपने सेकंड लेक्चर के साथ। मतलब हम इस वक्त कर रहे हैं सर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस। और ये हमारा हमने एक एग्जाम पेपर ले रखा है बीएससी सेमेस्टर 1 जो 2023-24 में आया हुआ है, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को कर रहे थे। हमने ये डिसाइड किया था सर हम एक साथ सभी को ना कर 10 क्वेश्चन पर डे करने वाले हैं। तो पहला लेक्चर हमारा हो चुका है जिसमें हमने अपने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं और आज के अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। फिर भी आपको बता दूं, इसमें जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं वो 2023-24 का अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। 2022-23 और 2021-22 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है, उनको हमने एक एक लेक्चर में कर दिया था। भाई एक लेक्चर में पूरे में 21-22 का सॉल्व कर दिया था, दूसरे लेक्चर में हमने 22-23 का सॉल्व कर दिया था। अब हम 23-24 वाले को 10-10 क्वेश्चन पर डे करने वाले हैं, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है उसका, आप वहां से जाकर उन क्वेश्चंस को देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनको अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं बीएससी फर्स्ट सेम में हमारे कौन कौन से टॉपिक है जिनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो भाई ये हमारे पास 8 यूनिट होती है, उसमें एनईपी बेस्ड जो एनईपी बेस्ड सिलेबस है आपका, उसके अकॉर्डिंग पहले हमारी मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेज है, फिर सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स है, रिकैप्सुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, स्टीरियो केमिस्ट्री है, बेसिक कंप्यूटर है और सिंपल मैथमेटिक्स है जो आपके केमिस्ट्री में यूज होता है। सर इनमें से मैं आपको बता दूं एक बार फिर से बता दूं भाई कि पहली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 8th सिर्फ 2 यूनिट ये वाले हमने छोड़ रखी फिलहाल के लिए अभी, क्योंकि इतना वक्त नहीं था तो हमने सोचा पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे हम उनका कंसेप्ट साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ही समझने वाले हैं। बाकी सारे यूनिट हम कर चुके हैं अपने चैनल पर, तो आप जाकर देखिए और उन्हें एंजॉय करिए, ठीक है ना। तो चलिए फिर एक काम करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कौन कौन से क्वेश्चन है, चलिए अपना पहला क्वेश्चन लेके आए। हमने पहले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चन इनको हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए भाई, क्योंकि वहीं से हमने स्टार्टिंग की थी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के सबके सॉल्यूशन, किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, उनको सॉल्व करना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भाई। आपका जो भी माध्यम हो, आप हिंदी से करना चाहते हैं या इंग्लिश से करना है, जो भी है आप इसमें देख सकते हैं, दोनों लैंग्वेज बायलिंगुअल दे रखा है। सर पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ। भाई आपसे पूछा है सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी। बॉन्ड लेंथ जानते हो, बॉन्ड लेंथ जानते हो भाई। ऑप्शन दे रखा है सर O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस। चलिए एक काम करते हैं सर, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आता है तो सर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या पूछा है सर हमसे पूछा है बॉन्ड लेंथ, हमसे पूछा है बॉन्ड लेंथ। सर क्या होता है बॉन्ड लेंथ, ये तो हम जान चुके थे। जैसे कि मान लीजिए भाई कोई एटम है, मान लो H2 एटम है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को ही तो बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। मतलब ये एक हाइड्रोजन एटम हो गया, दूसरा ये हाइड्रोजन एटम हो गया, इसका न्यूक्लियस ये हो गया, इसका न्यूक्लियस ये हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे भाई, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। अब सर अगर मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे पता करेंगे कि कोई 2 एटम है हमारे बीच, उनके बीच किसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, किसमें बॉन्ड लेंथ हमारी कम होगी। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, इन सबको जान चुके हैं भाई। अगर आपने क्लासेस देख रखी हैं तो, अगर नहीं देखी है तो फिर यहां पर समझ लेते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्टर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हमेशा बॉन्ड लेंथ को सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर पर जाइए। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है सर, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जैसे मैं बात करूं आपसे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1 होता है। ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, सर इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 2 होगा। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, मतलब सर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। और सर आपने कहीं ना कहीं एक चीज तो पढ़ रखी होगी, अगर आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दे दिए जाते हैं
और अगर आपसे पूछा जाता है सर बॉन्ड लेंथ का एक सही ऑर्डर क्या होगा, एक सही क्रम क्या होगा, तो हम बहुत आसानी से बड़े ही प्यार से ये बोल देते हैं सर सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ होती है फर्स्ट की मतलब सिंगल बॉन्ड की होती है, उसके बाद डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड। क्योंकि भाई सिंगल बॉन्ड होगा अट्रैक्शन थोड़ा कम, डबल बॉन्ड आने से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आने से और ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगी, तो उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती चली जाती है। कहने का मतलब ये है सर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था, सर इसका बॉन्ड ऑर्डर था 1, इसका 2, इसका 3, तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं सर बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। एक सिंपल चीज याद रखो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, यानी जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सर बॉन्ड ऑर्डर निकालने का मैंने बेहतरीन टाइप का आपको ट्रिक्स बता रखी हैं। आपके पास है सर O2, दूसरा क्या है, दूसरा है सर O2 प्लस, ठीक है, दूसरा है O2 प्लस, तीसरा है O2 माइनस, चौथा है O2 2 माइनस, यही है ना, बिल्कुल सही बात है। सर बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स निकालो, इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, मैंने आपको ट्रिक बता रही कि उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। भाई एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मतलब 8 होता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे सर 8 होंगे, तो 2 ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा सर 16 हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ऑक्सीजन में 8, 2 में कितना होगा 16, एक प्लस लगा है। सर प्लस का मतलब मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन का निकलना, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन का लेना। सर एक इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब 16 में से एक गया तो कितने बचेंगे सर 15 बचेंगे, बिल्कुल सही बात है। यहां पर देखिए सर एक माइनस आ गया, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, तो 16 में एक जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। यहां पर 2 माइनस है सर 2 जोड़ देंगे तो मतलब हो जाएगा 18। एक चीज याद रखो, बॉन्ड ऑर्डर निकालना बहुत आसान है। बहुत आसान क्यों है, क्योंकि सर आपको केवल गिनती याद रखनी है 10 से लेकर 10, 11, 12, 13 और ये कहां तक याद रखनी है भाई 18 तक याद रखनी है, 18 तक। सर बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। सर इससे कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, देखिए बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे कैसे निकालते हैं। ये कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, इधर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे। 14 को याद रखो, 14 को आपको याद रखना है 3, 14 को याद रखना है 3, याद रखना है 3। मतलब अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने हैं 14 है, 14 इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 3 आएगा। सर एक काम करो, ऊपर जाना है या नीचे जाना है, 0.5 का डिफरेंस होना चाहिए, ट्रिक है आपके लिए। अगर मैं 3 में से 0.5 माइनस करूंगा 2.5 बचेगा, फिर 0.5 माइनस करूंगा 2 बचेगा, फिर 0.5 माइनस करूंगा 1.5 बचेगा, फिर 0.5 माइनस करूंगा 1 बचेगा। 3, 2.5, 2, 1.5, 1। सेम कहानी नीचे भी, नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 2.5, फिर 2, फिर 1.5 और फिर 1। बस आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना है 14 पर 3 है, नीचे 0.5 कम करते चले जाओ, ऊपर 0.5 कम करते चले जाओ, बॉन्ड ऑर्डर हम बड़े आसानी से निकाल लेंगे। सर यहां बात करें O2 का, O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा हम देखेंगे। सर 16 है, 16 का 2 हो गया, सर इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2, ठीक है। 15 पे कितना होगा सर, 15 पे 2.5, 17 पे कितना है, 17 पे 1.5, 18 पे कितना है 1। क्या पूछा हमसे, स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ, सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ, और छोटी बॉन्ड लेंथ के लिए क्या होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड ऑर्डर आपका ज्यादा होना चाहिए। बताइए इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, सबसे ज्यादा है 2.5, मतलब O2 प्लस का। तो यहां पर हम बोल देंगे सर O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, इसलिए उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। O2 प्लस की बॉन्ड लेंथ आपकी सबसे कम होगी। तो पहला क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर आपने क्लासेस में जो हमने लेक्चर्स कराए हैं, अगर वहां पर ये ट्रिक्स जान चुके हैं तो बहुत आसान होगा भाई, देखते आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं देखा तो फिर थोड़ी सी ये है कि आप साथ के साथ यहां पर समझते चलिए, और अगर वक्त है, टाइम है तो जाकर एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए फिर एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डायपोल मोमेंट। ओके, ये कह रहा है कि डायपोल मोमेंट किसका जीरो होगा, डायपोल मोमेंट किसका जीरो होगा। भाई डायपोल मोमेंट उसी का जीरो होता है जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होता है।
जो मॉलिक्यूल क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। डायपोल मोमेंट को हम डिटेल पढ़ चुके हैं सर। डायपोल मोमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके साथ, जिसमें क्या होता है भाई, एम्पलीट्यूड मतलब उसके वैल्यू के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है। अगर डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर रही है या नलीफाई कर रही है तो वहां पर उसका जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो हो जाता है। और वो किस केस में होता है, वो केवल और केवल सिमेट्रिक केस में होता है। अगर आपका जो मॉलिक्यूल है वो पूरा का पूरा सिमेट्रिक है तो। सर हम कैसे पहचानेंगे सिमेट्रिक है या नहीं? तो हम एक काम करते हैं, चारों का स्ट्रक्चर बनाते हैं आपको, है ना। और स्ट्रक्चर, शेप, ज्योमेट्री ये सब निकालना मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूं, तो आप जाकर उन लेक्चर्स को देखिए भाई, ताकि इनमें कोई प्रॉब्लम आपको न नजर आए। फिर भी हम इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं भाई अपने उसी तरीके से, SO2 NH3 BF3 और CH3 Cl। ठीक है सर, अपने पास कौन कौन है लिख लेते हैं पहले। एक है अपने पास SO2, फिर क्या है NH3 एग्जैक्टली NH3, फिर है BF3, फिर है आपका, फिर क्या भाई, फिर आपका CH3Cl, CH3Cl। भाई देखो, सबसे पहले हाइब्रिडेशन का निकालना बहुत जरूरी है। हाइब्रिडेशन निकालना बहुत जरूरी है। सल्फर की बात कर, सल्फर में होता है सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है सर, एक ऑक्सीजन यहाँ, दूसरा ऑप्शन यहाँ, एक बच्चे का लोन पेयर। स्टेरिक नंबर हो जाएगा 1 2 3 सर, 3 स्टेरिक नंबर हो गए। डबल बॉन्ड को और लोन पेयर को एक स्टेरिक नंबर मानते हैं, ठीक है ना। तो 3 हो गए, 1 2 3। 3 का मतलब क्या हो गया सर? 3 का मतलब हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 का मतलब क्या है? sp2 की अगर हम बात करें, आपको सबको पता होगा, कि sp2 की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? sp2 की ज्योमेट्री जो होती है वो क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर होती है सर। ट्राइगोनल प्लेनर होती है, मतलब आपका सल्फर यहां हो जाएगा। ट्राइगोनल प्लेनर कैसे होगा? 1 2 और 3 ये होना चाहिए। इसके पास में तो 2 ही ऑक्सीजन है, तो डबल बॉन्ड O, यहां हम बोलते हैं भाई डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। बाकी कौन है? एक लोन पेयर, तो ये बॉन्ड हट जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा एक लोन पेयर। चलिए पहले और ज्योमेट्री बनाइए सर, और ज्योमेट्री बनाइए ताकि सारी चीजें एकदम से क्लियर होती चली जाए। ठीक है, NH3 की बात करो भाई। नाइट्रोजन का मेरे को पता है सर, नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर है। स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 हो गया सर स्टेरिक नंबर। 4 का मतलब होता है sp3, और sp3 का मतलब होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल में क्या होता है सर? बीच में एक एटम होता है, एक बॉन्ड ऊपर, एक नीचे, एक आगे की साइड है, और एक कहां होता है हमारा? बिलो द प्लेन, मतलब पीछे की साइड। ये तो है। हाइड्रोजन कितने सर? 3 है, 1 2 और 3। बाकी क्या है? एक लोन पेयर। तो हम क्या करेंगे भाई, इस ज्योमेट्री से एक बॉन्ड को हटाएंगे और इसकी जगह रख देंगे एक लोन पेयर। और अगर यहां देखें हम, तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा भाई? यहां पर देखने को ये मिलेगा कि ये हमारा कुछ इस तरह से ज्योमेट्री बनाएंगे। ट्राइगोनल पिरामिडल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इस शेप को बोला जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, हालांकि पता होगा ये सारी चीजें बहुत आसान होती हैं और हम बहुत बार इनको पढ़ भी चुके हैं। चलिए फिर हम करते हैं BF3 की कहानी। BF3 में बोरोन है अपने पास, ठीक है सर। बोरोन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर? 3 होते हैं, 1 2 3 होता है। फ्लोरीन कितनी? वो भी 3 है, 1 2 3। स्टेरिक नंबर कितना हो गया सर? 3 हो गया। 3 का मतलब sp2, और sp2 का मतलब क्या होता है भाई? ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब बीच में हमारे पास एक बोरोन आएगा, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन। ये तो हो जाना है, बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद क्या भाई? अब इसके बाद हमारा बचा हुआ है एक और, जिसका नाम है CH3Cl। आपको हालांकि पता होगा इसके बारे में भाई। कार्बन है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 तो हाइड्रोजन है और एक कौन है? Cl है सर। 4 स्टेरिक नंबर होगा। 4 का मतलब होता है sp3, और sp3 का मतलब हो जाएगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। मतलब हम बोल सकते हैं हमारे पास एक कार्बन होगा, एक बॉन्ड ऊपर, एक नीचे, एक हमारा आगे की साइड और एक हमारा होगा बिलो द प्लेन, मतलब पीछे की साइड। हम हाइड्रोजन यहां ले लेते हैं, हाइड्रोजन यहां ले लेते हैं, हाइड्रोजन यहां ले लेते हैं, यहां लगा दिया Cl।
ये तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी बिल्कुल भाई, शेप एंड ज्योमेट्री हम पहले ही बता चुके हैं। अब आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट काम जो यहां पर करना होता है भाई, डायपोल मोमेंट की एक प्रॉपर्टी है कि डायपोल मोमेंट हमेशा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर डायरेक्शन को दिखाता है। जरा देखिए भाई, सल्फर और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा, डायपोल मोमेंट इधर होगा, इसमें ये इधर होगा। लोन पेयर और एटम में, लोन पेयर और एटम में बिल्कुल मतलब क्या होता है, लोन पेयर की तरफ होता है तो ये इधर हो जाएगा, पहली कहानी होगी। दूसरे में देखो, हाइड्रोजन नाइट्रोजन में जो डायपोल मोमेंट है वो किधर होगा, नाइट्रोजन की साइड, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसमें भी इस साइड हो जाएगा, इसमें भी इस साइड हो जाएगा, और ये हमारा लोन पेयर की साइड। इस वाले केस में बात करते हैं भाई, इसमें ये इस साइड जाएगा क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये हो जाना है। यहां बात करनी, इसमें ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन की ज्यादा होती है। अब आप एक चीज देखोगे यहां से, और वो चीज क्या है भाई, अगर मैं इस केस में देखूं, यहां देखो पहले तो ये सारे की सारी डायरेक्शन कहां जा रही है भाई, ऊपर, और ऊपर जा रही है तो कोई एक दूसरे को नलिफाई नहीं कर रहा, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ वैल्यू आनी ही आनी। यहां पर भी सभी के सभी ऊपर जा रहे हैं तो इसका भी डायपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब आती इन दोनों की बात, अब आती इन दोनों की बात, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, लेकिन क्या जितना ऑक्सीजन ऑक्सीजन खींच रहा है और जो लोन पेयर खींच रहा है, क्या इन दोनों का खिंचाव बराबर होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इनका अलग, तो यहां पर भी डायपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं लास्ट। इसमें क्या भाई, बीच में है बोरोन, एक फ्लोरीन इधर खींच रहा है, दूसरा इधर खींच रहा है, तीसरा इधर खींच रहा है, तीनों अगर सेम है तो सेम ताकत से खींचेंगे, और सेम ताकत से खींचेंगे तो वो कहीं पर भी नहीं जाएगा, मतलब इनका ओवरऑल जो डायपोल मोमेंट है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या है हमारा, एक हम बोल सकते हैं सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। जैसे पंखा मान लीजिए, पंखे का जो गोल गोल राउंड होता है, जो सीलिंग फैन होता है, तो उसका ये बोरोन है, बाकी 3 पत्तियां जो सेम डिस्टेंस पर है, सेम खिंचाव होगा, सेम डायपोल मोमेंट होगा, और तीनों एक दूसरे को कैंसिल करके ओवरऑल डायपोल मोमेंट हो जाएगा 0। इसलिए हम यहां पर आंसर क्या हो जाएगा फिर हमारा, सर अगर यहां पर हम आंसर की बात करते हैं तो द 0 डायपोल मोमेंट हो जाएगा हमारा BF3 का। किसका हो जाना है, BF3 का। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। अगर आपने ये हमारा लेक्चर वहां पर देख लिया होगा, अगर ये क्लास लेक्चर आपने देख रखा है तो फिर ये बहुत आसान लगा होगा, अच्छे से समझ भी आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, द इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट पूछा है, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, ये अलग अलग लिख दिया है, मैं कह रहा पता नहीं क्या है। तो देखिए यहां पर भाई, ये सेक और ये ऑन लिख दिया, मतलब ये है सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है पता है ना भाई, पता है हमें, बिल्कुल पता है। क्या पता है सर, हमको ये पता है। देखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल कह लो, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दो, या फिर क्या बोल सकते हैं भाई, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलो, या आयोनाइजेशन एनर्जी बोलो, या फिर हम बोल सकते हैं अपना क्या बोल सकते हैं भाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो तीनों नाम एक ही होता है। आप आयोनाइजेशन एनर्जी बोलो, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलो, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलो। होता क्या सर, हमने ये जाना था कि हमारे पास में कोई भी एटम होता है तो एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। ठीक है सर, अब न्यूक्लियस के चारों ओर कौन होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर होते हैं हमारे पास सेल, और इन सेल में कौन रहते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और जाहिर सी बात है जब न्यूक्लियस पर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे क्या नेगेटिव, तो पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा ना, बिल्कुल खींचेगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकालूं। भाई ये इसको अंदर को खींच रहा है, आप इसको बाहर निकालना चाह रहे हो, तो आपको बाहर से कोई ना कोई एनर्जी यहां पर देनी पड़ती है। उस एनर्जी को आप आयोनाइजेशन एनर्जी, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। इतनी बात तो सुना होगा। बस एक चीज याद रखनी है कि जो एटम है वो क्या होना चाहिए भाई, गैसियस एटम होना चाहिए, गैसियस एटम होना चाहिए। भाई ये सब तो हमने कंसेप्ट जान ही लिया था, फिलहाल हमको ये जानना है कि जो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी है सेकंड, उसका ऑर्डर क्या हो। किसी भी पीरियड में हमने ये जाना था, अगर हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट से
राइट की ओर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, साइज कम होता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, जिसकी वजह से ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। सर यहां से हमको 4 चीजें दे रखी हैं, उन चारों को लिख लो पहले। कार्बन, फिर है नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है फ्लोरीन। हमारे अकॉर्डिंग आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किसकी ज्यादा होनी चाहिए, फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन। लेकिन पहली बात तो ये है, हम इसका आंसर अभी नहीं निकाल रहे क्योंकि हमसे पूछा कुछ और है, उसने पूछा कुछ और। उसने कहा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। भाई आयोनाइजेशन एनर्जी क्या थी सर, आयोनाइजेशन एनर्जी ये है किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा निकालना है तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम यहां पर बात करें, देखो ध्यान से सुन लेना, कार्बन की बात करूं, एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2 2s2 2p2, यही तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। बिल्कुल भाई, p में कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा p2 से निकलेगा। नाइट्रोजन की बात करें सर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो यहां पर कितना हो जाएगा सर, p3 हो जाएगा। मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो p3 से निकलेगा सबसे बाहर। ऑक्सीजन की बात करें सर, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन का जो है p4 से निकलेगा। और अगर फ्लोरीन की बात करेंगे तो वहां 9 होता है, मतलब यहां का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, p5 से निकलेगा। लेकिन उसने कहा भाई पहला इलेक्ट्रॉन तो हम निकाल चुके हैं, और निकाल चुके हैं तो मतलब ये कहानी हो जानी है भाई, कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन पहले से निकल चुका है, नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन पहले से निकल चुका है, ऑक्सीजन से भी 1 इलेक्ट्रॉन पहले से निकल चुका है, और फ्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन पहले से निकल चुका है। सर यहां पर तो फिर कहानी ये हो जानी चाहिए, यहां पर पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब 1 निकल चुका है तो 1 ही तो बचेगा। बिल्कुल सही बात है। इस पर कितने बचेंगे, 2, इस पर कितने बचेंगे, 3, इस पर कितने बचेंगे, 4। आपको निकालना है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किसकी ज्यादा होनी चाहिए। भाई हमको अभी अभी बताया गया था, अगर आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। मतलब सर इसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, फिर इसकी होनी चाहिए, फिर इसकी होनी चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है भाई, प्रॉब्लम भाई साहब ये है हमारे पास कि हाफ फिल्ड, या फिर हम ये लिख सकते हैं फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबसेल is more stable than others। ये इतना ही रहता, मोर स्टेबल। आधी भरी हो या पूरी भरी हो, अगर ऐसी कोई सबसेल है तो वो हमारी ज्यादा स्टेबल होती है कंपैरेटिवली अदर। अगर मैं यहां पर बात करूंगा, ये है p3, ये देखो p1। p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, p में होते हैं सर 6 इलेक्ट्रॉन। p में 3 ऑर्बिटल होती है, 1 2 3। इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे सर, 6। 1 2 3 4 5 6 ऐसे तो होता है। अभी फिलहाल हमको जानना क्या है, हमको ये जानना p1 था तो ये कंडीशन, ना तो फुल फिल्ड ना हाफ फिल्ड, कोई दिक्कत नहीं। p2 में ये कंडीशन, ना फुल फिल्ड ना हाफ फिल्ड, ये ठीक है। p3 में 1, ये हाफ फिल्ड होगी, आधी भर गई, तो ये हमारी क्या हो जाएगी भाई, स्टेबल हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी स्टेबल। ठीक है, p4 में ये भी कोई स्टेबल नहीं है। अब बात ये, अगर ये हमारे पास स्टेबल हो गई, तो कहानी तो ये है सर, कहानी ये है कि जो स्टेबल होता है आयोनाइजेशन उस एनर्जी उसकी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो p4 से ज्यादा एनर्जी जो होती है वो किसकी होती है, p3 की होती है। तो इस क्वेश्चन को इसीलिए यहां पर पूछा जाता है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि इसकी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना होकर ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। तो जरा देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं। सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए सर, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा एक ही है, फिर फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, मिल गया। एक ही ऑप्शन ऐसा दे रखा है जिसमें ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा दिखा रखा है। आई होप क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। चलिए सर, ये क्वेश्चन भी हो गया है, इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर, और क्वेश्चन नंबर 14 तो बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है। क्या कह रहा है भाई, द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज मैक्सिमम
फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलो या फिर आप शील्डिंग इफेक्ट बोलो, ये सब भी हम पढ़ चुके हैं भाई। क्या होता है ना, शील्डिंग इफेक्ट के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक शील्ड का काम करते हैं, एक स्क्रीन का काम करते हैं, इसलिए उसे हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है या फिर शील्डिंग इफेक्ट है, ये हमारा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट के। पेनिट्रेशन इफेक्ट के, पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है सर? पेनिट्रेशन पावर क्या होता है सर? पेनिट्रेशन पावर का मतलब ये होता है कि कोई भी सब सेल न्यूक्लियस के जितना पास होती है, जितना अंदर तक उसमें चली जाती है, उसकी पेनिट्रेशन पावर उतनी ज्यादा और वो उतना ही ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट भी लगाती है। सर यहां बात करें न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब कौन होता है भाई? हम कहेंगे सर एस, उसके बाद पी, उसके बाद डी, फिर उसके बाद एफ। तो सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट कौन लगाएगा? एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। तो इसने क्या बोला है? मैक्सिमम, मतलब ज्यादा, अधिकता किसकी शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीन इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा? हम कहेंगे सर एस ऑर्बिटल्स का होगा। खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। इजी है, बिल्कुल इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ NaMgAlSi इज द ऑर्डर। वहां पर अभी क्या पूछा था? सेकंड आयोनाइजेशन। यहां क्या पूछा है? फर्स्ट आयोनाइजेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। 4 चीजें दे रखी है आपको। सोडियम दे रखा है, ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम दे रखा है, ठीक है, उसके बाद Al एल्यूमिनियम दे रखा है, ठीक है, उसके बाद Si दे रखा है, ठीक है। सोडियम में देखो लास्ट में आता है S1, मैग्नीशियम को आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करोगे लास्ट में आता है S2, ये आ जाता है हमारा क्या 3s1, ये आ जाता है 3s2, ये क्या हो जाएगा 3p1। तो इसको हम लिख देते हैं डायरेक्ट p1। क्या लिख देंगे? p1 से, और ये हमारा p2 से। हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए भाई? हमारे अकॉर्डिंग तो सर ये होना चाहिए इधर से इधर जाने पर, इधर से इधर जाने पर आयनेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। आयनेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। मतलब सबसे ज्यादा किसकी? सिलिकॉन की। सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए भाई? सिलिकॉन की होनी चाहिए, सबसे ज्यादा सिलिकॉन की, उसके बाद एल्यूमिनियम की, फिर मैग्नीज की, और फिर सोडियम की। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी अभी क्या जाना था हमने? हाफ फील्ड और फुल फील्ड। P1 P2 तो होता नहीं ना, हाफ फील्ड होता है ना फुल फील्ड होता है, अभी जान चुके हैं। S1 और S2 की बात करें भाई, S में एक ऑर्बिटल होती है, एक इलेक्ट्रॉन आया तो हाफ फील्ड, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो फुल फील्ड। मतलब सर यहां पर S2 फुल फील्ड इसकी है, इसकी है तो P1 से ज्यादा हो जाएगा इसका। तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं, हम यहां पर एक चीज बोल सकते हैं भाई, क्या बोल सकते हैं? अरे ठीक है पूरा, चलो कोई नहीं, फिर से लिख देते हैं। हाँ देखिए अपने पास क्या था? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। यहां था S1, S2, P1, P2। ये हमारा क्या है? फुल फील्ड है। फुल फील्ड होने की वजह से इसका इधर से इधर जाने पे तो बढ़ ही रहा था, लेकिन होता क्या है? फुल फील्ड होने की वजह से इसका एल्यूमिनियम से भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहां पर देख लीजिए कौन है सबसे ज्यादा? तो सिलिकॉन, सिलिकॉन इसमें सबसे कम है, ये तो खत्म कहानी। यहाँ पर सिलिकॉन ज्यादा है, यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा है। उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम, Mg का एल्यूमिनियम से ज्यादा। देखो यहाँ पर Mg का एल्यूमिनियम से ज्यादा, सोडियम का नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि सोडियम से ज्यादा Mg, एल्यूमिनियम से ज्यादा भी Mg, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही रहेगा फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए, सोडियम, MgAl और Si के लिए। आई होप क्लियर होगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन हम क्लास में भी कर चुके थे, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए वैसे इसमें। चलिए अब क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्या दे रखा भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट साइज? किसका सबसे छोटा साइज है? स्मॉलेस्ट साइज पूछा है, छोटा साइज किसका है? तो भाई ये वाला क्वेश्चन हम, मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को तो हम लॉन्ग वीडियो में तो यानी लेक्चर्स में तो किया है, शॉर्ट वीडियो में भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराया था, और फिलहाल फिर से अब ये क्वेश्चन आ गया है। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। चलिए हम इनको देखते हैं क्या क्या दे रखा है। F- O2- N3- Na+, ठीक है। ओके करते हैं। F- है, ठीक है, O2- है, N3- है और Na+ है, यही है बिल्कुल। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान सा है,
क्योंकि आइसोइलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। मतलब क्या है, अगर मैं इनमें देखता हूं इसके प्रोटॉन्स का नंबर, प्रोटॉन्स मतलब इसका एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा। सोडियम का 11 होता है, फ्लोरीन में 9 होता है, ऑक्सीजन में 8 होता है, नाइट्रोजन में 7 होता है। इलेक्ट्रॉन्स की बात करो भाई, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। 11 है एटॉमिक नंबर, पहले 11 होने चाहिए, प्लस मतलब 1 निकल गया तो 10 बचेंगे। 9 होने चाहिए, माइनस का मतलब 1 आ जाना, 9 और 1 10 हो जाएंगे। 8 2 माइनस में 2 आ जाएंगे तो भी 10 हो जाएंगे। 7 है 3 माइनस 3 आ जाएंगे तो भी 10 हो जाएंगे। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम। सर जब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है तो मैं क्या देखना है, फिर प्रोटॉन्स को देख लो, कौन ज्यादा खींचेगा कौन कम खींचेगा। तो भाई अट्रैक्शन फोर्स कहां ज्यादा हुआ, यहां 7 लोग 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं या 11 लोग 10 को खींच रहे हैं, तो यहां भी अट्रैक्शन होगा यहां भी अट्रैक्शन होगा। प्रॉब्लम क्या है, यहां खींचने वाले ज्यादा है ना, तो यहां पर अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ज्यादा होने की वजह से इसका साइज क्या हो जाएगा, कम। अगर हम साइज की बात करें तो N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव और Na प्लस, इन सब में साइज की अगर हम बात करें, तो साइज सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, और लास्ट में सबसे छोटा Na प्लस का। बस यही क्वेश्चन पूछा भाई हमसे, इसने पूछा सबसे छोटा साइज किसका होगा, तो हमने सीधे सीधे देख लिया है, लॉजिक समझ लिया है, कंसेप्ट समझ लिया है, वो है हमारा Na प्लस। आई होप क्लियर होगा कि आपका Na प्लस आंसर जो है वो कैसे आया है। तो भाई हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पर लॉजिक लगाने की भी जरूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन हमारे पास ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स इन N2 हैज लीस्ट एनर्जी। भाई N2 में, इनमें अगर ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं तो इनमें से सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, ये पूछी है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर हम ओवर रूल के अकॉर्डिंग ही कहते हैं ना, तो सबसे कम एनर्जी 1s की होती है, फिर 2s की होती है, फिर 2p की होती है, फिर 3s की होती है, 3p की होती है, यही तो होता है। ये भी लगाओगे तो भी आंसर सॉल्व है। हालांकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी लेवल है वो मैं आपको करा चुका हूं, तो एक बार जाकर वहां पर देख लीजिए, क्योंकि टोटल कंप्लीट कंसेप्ट यहाँ पर नहीं समझ सकते, लेकिन अगर कोई छोटा मोटा कंसेप्ट है हम उसको साथ के साथ समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो एमओ डायग्राम कैसे बनाते हैं, उनका एनर्जी लेवल क्या होता है, तो वो सब जाकर एक बार देख लीजिए, इजी रहेगा। सर ये 2p है, सिग्मा 2p, ये 2px है, 2py है, 2pz है, और ये क्या है 2s, वो भी सिग्मा। अब मुझे ये बताओ 2s और 2p में एनर्जी किसकी कम होती है, 2s की कम होती है। तो इसने क्या पूछा, लीस्ट। लीस्ट का मतलब कम, तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, सर 2s की एनर्जी कम होगी। बस खत्म कहानी, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी क्वेश्चन था, इसको हटाइए, नेक्स्ट चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है भाई, द शेप ऑफ SO4 2 नेगेटिव आयन इज। सल्फेट आयन की शेप क्या है, सल्फेट आयन की शेप क्या है, शेप पूछिए भाई। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है भाई, शेप बतानी है, ज्योमेट्री बतानी है, क्या करना है आपको, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। सर हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, सल्फर पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 6 तो होते ही है, 2 नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए। ऑक्सीजन कितने लगे, 4, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड से जुड़ता है ना। शेयर नंबर कितना हो गया सर, 4 हो गया। 4 का मतलब क्या होता है, sp3 होता है, sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल होता है। अगर कोई लोन पेयर है तो ज्योमेट्री और शेप में अंतर होता है, और अगर लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप क्या रहती है, हमारी सेम रहती है। यहां तो कोई लोन पेयर है ही नहीं, इसका मतलब सर इसकी शेप हो या ज्योमेट्री हो, टेट्राहेड्रल ही रहनी है। तो इसका सही आंसर अपना क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर अपना हो जाएगा टेट्राहेड्रल। इजी क्वेश्चन था, बहुत बार कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन, हम बहुत बार कर चुके हैं भाई। आगे क्वेश्चन चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर NH3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19, द मॉलिक्यूल ऑफ NH3 इज। NH3 का मॉलिक्यूल अभी भी जाना था हमने, NH3 के लिए इसलिए जाना। NH3 का मॉलिक्यूल आपका क्या है, आपका ट्रायंगुलर है, टेट्राहेड्रल है, प्लेनर है, या फिर पिरामिडल है या प्लेनर है। तो इसके लिए अभी भी हमने NH3 का स्ट्रक्चर बनाया था, एक बार देखा उसको, एक बार आना भाई, कहाँ है हमारा NH3 का स्ट्रक्चर, ये रहा, ये है NH3 का स्ट्रक्चर। सर इसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन इसकी एक्चुअल शेप क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या है,
ट्राइगोनल पिरामिडल है जो आपको नजर आ रही है ना। तो ट्राइगोनल पिरामिडल है तो सर इसका भी आंसर हम सीधे सीधे देख लेंगे कि इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन है। इसने ट्राइगोनल पिरामिडल पूरा तो नहीं लिखा है लेकिन खाली पिरामिडल लिख रखा है, तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है हमारा। क्या है? कार्बन एटम ग्रेफाइट इज हाइब्रिडाइज्ड। भाई ग्रेफाइट की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेफाइट आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक होता है, और इसमें एरोमेटिक रिंग बहुत सारी आपस में पाई जाती हैं जिनमें कॉन्जुगेशन पाया जाता है, और जहां कॉन्जुगेशन है, जहां एरोमेटिसिटी है, वहां पर प्रत्येक जो कार्बन होता है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है। क्या होता है? sp2। तो इसका याद रखना है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के 10 क्वेश्चन जो हमें करने थे वो हम कर चुके हैं भाई। अब तक हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। तो चलिए भाई मिलते हैं अगले लेक्चर में। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। बस आपका एक काम आपको करना है कि लेक्चर को जितना हो सकता है वहां तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।